హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు N9 మీడియా. ఈరోజు మనతో ఈ దేశం మొత్తం పేరుగాంచిన ఒక వ్యక్తి ఈరోజు మనతో ఇంటర్వ్యూలో ఉన్నారు. ఆ వ్యక్తి గురించి ఒక చర్చనే జరిగిందనాలి. ఢిల్లీలో ఒక బౌద్ధ మహాసభ సమ్మేళనంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి 22 ప్రతిజ్ఞలను బహిరంగ సభలో తీసుకోవడం, ఆ ప్రతిజ్ఞలో నేను బ్రహ్మ, మహేశ్వర్, విష్ణుని దేవతలుగా అంగీకరించను మరియు వాళ్ళను పూజించను, అటువంటి ప్రతిజ్ఞలు ఉన్నాయి. ఆ ప్రతిజ్ఞలు తీసుకోవడం చేత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మతోన్మాదం, ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మతోన్మాద శక్తులన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తిని వెంబడించాయి. ఒకరు ఆ వ్యక్తి తల మీద 1 కోటి రూపాయలు బహుమతి ప్రకటిస్తే మరొకడు 50 లక్షలు ప్రకటించాడు. ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తిని మొత్తం మతోన్మాదం చుట్టుముడుతున్న క్రమంలో ఒత్తిడి పెరిగిన సమయంలో నాకు నా మంత్రి పదవి కంటే నా సమాజమే ముఖ్యము, నాకు నా మంత్రి పదవి కంటే బాబాసాహెబ్ ఇచ్చినటువంటి లక్ష్యాలే ముఖ్యము, నాకు నా మంత్రి పదవి కంటే నా జాతి యొక్క లక్ష్యమే నాకు ముఖ్యమని తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేసిన ఒక గొప్ప ధైర్యవంతుడు, ఆయననే ఢిల్లీకి చెందిన ఎమ్మెల్యే రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ గారు. सर जय भीम. जय भीम, नमो बुधाय, जय भारत. वेलकम टू N9 मीडिया. कैसे है सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है सर. तो हमारे मीडिया की ओर से आप देश भर में जर्नी कर रहे हैं. जहां से दिल्ली में विवाद हुआ था, वहां से मंत्री पद को इस्तीफा देकर आप देश भर में किस लिए घूम रहे हैं? 2024 के इलेक्शन को आप कैसे चैलेंज करने वाले हैं? पूरे इंडिया में घूमने के 2 कारण हैं जी. पहला कारण, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमारे कई हजार साल की गुलामी तोड़कर जो हमारे बहुजन समाज को आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था, देश के दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को और महिलाओं को आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था, वो रास्ता आज की सरकारों ने लगभग बंद कर दिया जी. इससे तो ये प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हम लोग गुलाम बन जाएंगे जी. हमें गुलामी स्वीकार नहीं है. हम अपने आने वाले बच्चों के सामने अपनी नजरें शर्म से झुकाना नहीं चाहते. इसलिए उस अम्बेडकरी मूवमेंट को पूरे देश में फिर से खड़ा करने की जरूरत है जी. इसलिए पूरे देश में भ्रमण कर रहा हूं. रही बात 2024 को, इलेक्शन को मैं किस तरह देखता हूं, तो मेरा यह मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ये एनडीए की सरकार फिर से बन गई जी. तो जो उनका एजेंडा है आरएसएस का, 2025 में 100 साल हो रहे हैं, 100 साल पूरे होने पर वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो संकल्पना वो लोग कर रहे हैं, उस हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति होगी, बाबा साहब का संविधान नहीं होगा जी. और मनुस्मृति में देश की महिलाओं का, देश के एससी, एसटी, ओबीसी का क्या स्थान होने वाला है, माइनॉरिटीज को क्या होने वाला है, वो देख के डर लगता है जी. तो हम डरने की बजाय हमने संकल्प किया कि हम लड़ेंगे और 2025 में किसी भी कीमत पर इसे भाजपा को और एनडीए गठबंधन को भारत में हम नहीं जीतने देंगे जी. इसके लिए भी हम पूरे देश में भ्रमण करके पूरे इस बहुजन समाज को तैयार कर रहे हैं जी. कि इसको हराया जाए तो जिताए किसको? नहीं जीतने देंगे. इसका मीनिंग यह है कि आप इंडिविजुअल तौर पे बात कर रहे हैं या आम आदमी पार्टी की ओर से बात कर रहे हैं? मैं बहुजन समाज की तरफ से बात कर रहा हूं. हमने बहुजन सुना- समाज किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम नहीं है जी. बहुजन समाज का एजेंडा है फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार की विचारधारा से इस बहुजन समाज के लोगों के हक अधिकार को सुनिश्चित करना, सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाना, जी. जातिगत जनगणना कराकर सभी बहुजनों को सत्ता में भागीदारी और संसाधनों में हिस्सेदारी दिलवाना. जी. ये सच है कि अगर इंडिया गठबंधन आज सामाजिक न्याय पर आ गया है, अगर वो जातिगत जनगणना कराने के लिए भी आगे खुल के सामने आया है, जी. तो ये पॉजिटिव संकेत तो है. जी. लेकिन मुझे एक संदेह है जी. कि अगर एनडीए को हरा के इंडिया को जिता देते हैं तो भी हमारे सारे समस्याएं खत्म होंगी, इस पे मुझे संदेह है. जी. और संदेह का कारण ये है कि
2011 में जातिगत जनगणना हुई थी, जी, कांग्रेस की सरकार थी, जी, लेकिन वो जाति के आंकड़े तो उन्होंने भी जाहिर नहीं किए। दूसरी बात, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण मिलने में 4 दिन लगे, 12% जनसंख्या को 10% रिजर्वेशन दे दिया। जब 2011 में जातिगत जनगणना हुई, जी, कांग्रेस को क्या दिक्कत थी जो पब्लिक के सामने वो जनगणना को सामने नहीं लाए? मुझे लगता है कि आप कांग्रेस के अंदर भी आरएसएस के लोगों का बोलबाला रहा है, क्योंकि आरएसएस किसी एक पार्टी के साथ नहीं होती, जो पार्टी सत्ता में होती है उसमें आरएसएस होती है जी, और हर जगह कब्जा अल्टीमेट उनका होता है। तो उस वक्त वहां जो उस मनवादी विचारधारा के लोग हावी थे कांग्रेस में, उन्होंने उस जातिगत जनगणना जो हुई थी उसको इसलिए उसके आंकड़े जारी नहीं होने दिए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये आंकड़े जारी हो गए तो पूरे देश के लोगों को पता लग जाएगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कायस्थ चारों को मिला के भी 12% से कम है जी, और देश के सारे संसाधनों पर, सारी बड़ी कुर्सियों पर, सत्ता के अंदर, कोर्ट के अंदर, न्यायालयों में, सब जगह उनका कब्जा है। तो 88% लोगों को जिस दिन ये एहसास हो जाएगा कि यार संख्या हमारी भारी और सारी हिस्सेदारी इनकी, तो जब ये कहीं ना कहीं उनके सत्ता के लिए आने वाले समय में खतरा ना बन जाए, इस डर से मनुवादी लोग जो कांग्रेस में हावी थे उन्होंने उन आंकड़ों को जारी नहीं होने दिया। जी, तो मैंने जो कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बने तो हमारी समस्याएं समाधान हो जाएंगी, इस पे मुझे संदेह है। जी, इसलिए कहा कि 1990 में 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश से लागू करने की घोषणा की, जी, लेकिन सारे मनवादी लोग, सभी पार्टियों के एकजुट हो गए उसके खिलाफ जी, और मामला ये हुआ कि पूरे देश में विश्वविद्यालय बंद कर दिए, पूरे सार्वजनिक संपत्ति जलाई गई, कॉलेज सब बंद कर दिए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए और वहां कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। जी, 2 साल बाद 92 में जजमेंट आया, लेकिन नोटिफिकेशन निकालने में भी 1 साल लगा दिया। 93 में जी, मंडल कमीशन की सिफारिश से फिर पूरी तरीके से लागू हो पाई, लेकिन आज तक भी उनको हक मिला ना था जी, और बीजेपी ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया, एनडीए ने। जी, तो अगर उनके अंदर ईमानदारी होती तो 40 साल से ज्यादा उनका राज था। जी, अगर उनके अंदर सामाजिक न्याय के प्रति ईमानदारी होती, बहुजन समाज को उनके हक देने की बात होती, तो 40 साल के राज में उन्हें दे देना चाहिए था। जी, लेकिन मेरा ये मानना है सब समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। आज ज्यादा बड़ा दुश्मन, जब सांपनाथ नागनाथ वाली बात आती है, तो ज्यादा बड़ा दुश्मन वो है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है, बाबा साहेब की विचारधारा को खत्म करके मनुवादी विचारधारा को बढ़ाने की बात कर रहा है, जो बाबा साहेब के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लाकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। आज ये देश के लिए खतरा है, देश को तोड़ने की साजिश है। जी, ऐसे में हमारी मजबूरी कि हम जाए तो जाए कहां। तो मैं बहुजन समाज के लोगों को ये कह रहा हूं कि हम इंडिया को जिताने की बात तो कर रहे हैं, जी, लेकिन इंडिया से भी ये उम्मीद मत लगा लेना कि इंडिया की सरकार बन जाएगी तो ये अलायंस हमें सब कुछ दे देगा। दूसरी लड़ाई फिर इंडिया के साथ भी करनी पड़ेगी, जी, क्योंकि जो समाज जागरूक नहीं होता, जो अपने हक अधिकार को लेने के लिए तैयार नहीं होता, उसको कोई भी उसका अधिकार नहीं देता है, जी, चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो। जी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिस वक्त डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त ओबीसी कम्युनिटी के हकों के लिए, इट मींस बैकवर्ड क्लासेस मैं कम्युनिटी के इसमें हकों इसके के लिए। सवाल आपका जवाब दूंगा जो आप पूछने वाले हैं। इससे पहले एक बात और कहना चाहता हूं, जी, ओबीसी को रिजर्वेशन देने में मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी, उसको यानी कि अपने हक को लेने के लिए 43 साल लड़ना पड़ा, जी, जिसमें 2-2 कमीशन भी बैठे, जी, जिसमें जाति का सर्वे भी हुआ। जी, सारे सर्वे करने के बाद, कमीशन अपॉइंट होने के बाद भी ओबीसी को रिजर्वेशन को लेने में 43 साल लगे। जी, लेकिन जिसकी जनसंख्या 52% उसको 27 मिला, 27 भी पूरा नहीं मिला। जी, कहीं किसी राज्य में 15%, किसी में 17% ऐसे मिला है और 52% जनसंख्या को 27 से ऊपर तो कहीं भी नहीं मिला। लेकिन जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, जिसकी संख्या टोटल मिला के केवल 12-14% आप कैसे कह सकते हैं 12%? वो कौन लोग हैं? जरा विस्तार आप से देखिए, बताइए। मैं आपको आंकड़े बता देता हूं। जी, पिछली जनगणना के आंकड़े के हिसाब से ब्राह्मण 5.52% है,
जी, और क्षत्रिय 3.90% है, जी, वैश्य 1.30% है, जी, कायस्थ 1.07% है, जी, और मुस्लिम में 90% ओबीसी है, तो 10% जो बचा वो 2% बचा। जी, 14% के करीब मुस्लिम है, तो उसमें 2% केवल अपर कास्ट है मुस्लिम, बाकी तो सारा ओबीसी में आ गया। जी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी में ज्यादातर तो दलित आदिवासी बने हैं, लेकिन जी, उसकी पूरी जनसंख्या भी जोड़ दे तो 1.5% के करीब होगी। जी, सिख में 70% ओबीसी है, सिख की जनसंख्या 1.07% है, जी, तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 50 लाख जट सिख हो गया, प्रकाश में आ गया वहां। जी, तो सारा जोड़ लो, ज्यादा से ज्यादा 14% हो जाएगा, 15 हो जाएगा, जी, जिसमें अपर कास्ट मुस्लिम, अपर कास्ट सिख जी, और ईसाई को सबको जोड़ दो, जी, और ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, कायस्थ, इसको भी जोड़ दो, तो ज्यादा से ज्यादा 15% है। तो जी, 15% को बिना मांगे, जी, बिना आंदोलन किए, बिना कमीशन अपॉइंट किए, बिना सर्वे के उनको 10% ईडब्ल्यूएस के नाम पे दे दिया 4 दिन के अंदर। जी, एक दिन में कैबिनेट में लाए, अगले दिन लोकसभा में पास किया, राज्यसभा खत्म हो गई, उसका एक दिन बढ़ा दिया और वहां से भी पास कर दिया तीसरे दिन। चौथे दिन उस पर राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके नोटिफिकेशन जारी, चौथे ही दिन हो गया। जी, जबकि ईडब्ल्यू ओबीसी को तो 43 साल लग गए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद 92 में जी, नोटिफिकेशन लाने में 1 साल लगा, तो इनको एक दिन लगा। जी, इससे आप अंतर समझिए, जी। जिनका ऊपर कब्जा हुआ जब अपने लेने की बात आती है तो जब मर्जी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये दिख रहा है, मैं यही पूछने वाला था। जी। उस वक्त बाबा साहब जब लॉ मिनिस्टर थे, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के हकों के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल रिजर्वेशन के लिए, और हिंदू कोड बिल, वुमेन राइट्स के लिए बाबा साहब ने अपने मिनिस्ट्री पद का इस्तीफा दिया था। जी। और जब हम आज आपको देख रहे हैं, आप आपके मिनिस्ट्री पद को इस्तीफा देकर बहुजन समाज, इट मीन्स एससी एसटी बीसी समाज के लिए जब आप लड़ रहे हैं, ये देश का ये देश का सारा सोसाइटी हम देखेंगे, ये देश के सारे पिक्चर को हम जब देखेंगे। रिसेंटली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उनका लड़का उदयनिधि स्टालिन, जो वहां का मिनिस्टर है, वहां एक मीटिंग हुई थी। वो मीटिंग में उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म ये डेंगू, मलेरिया और कोविड वायरस से भी भयंकर वायरस है, और उस वायरस को एराडिकेट करने की बहुत जरूरत है। उस वायरस के कारण ही यहाँ पे महिलाओं पे दमन हो रहा है, यहाँ पे डिप्रेस्ड क्लासेस पे दमन हो रहा है। उन्होंने बहुत विस्तार से बताए थे। तो इमीडिएटली मणिपुर में उतनी बड़ी हत्याकांड होता है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करता। देश में अनेक सवाल खड़े हुए हैं, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बात नहीं करता। लेकिन उदयनिधि स्टालिन को लेकर इमीडिएटली यहाँ का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने सारे मिनिस्टरों को बिठा के उदयनिधि स्टालिन के कमेंट को चैलेंज करना है, यह वॉइस देता है। और यहाँ का वो जो ओबीसी समाज है, यहाँ का जो बैकवर्ड क्लासेस है, वो उदयनिधि स्टालिन जो वाक्य किया था, उदयनिधि स्टालिन को चैलेंज करते हुए हमारे सनातन धर्म को ये घातक बन रहा है, इसलिए इधर उदयनिधि स्टालिन का हम विरोध करते हैं, ऐसे ओबीसी समाज रोड पे आ रहा है। अब जिस ओबीसी समाज के हकों के लिए आपके मंत्री पद का इस्तीफा देकर आप लड़ रहे हैं, और वो ओबीसी समाज वो धर्म को बचाने के लिए आज रोड पे आ रहे हैं, तो ये कैसे आप हासिल कर सकते हैं? उस सोसाइटी को आप कैसे देखिए, चेंज ये कर तो सकते हैं? एक पहले से कहावत है कि अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेटा ना हो तो कुल्हाड़ी पेड़ नहीं काट सकती। जी, तो हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी को उत्पीड़न करने के लिए इस्तेमाल तो हम फोर्स के रूप में हमारे लोगों का किया गया है। दलित को आदिवासी से लड़ा दिया, ओबीसी को दलित से लड़ा दिया, दलित को ओबीसी से लड़ा दिया। तो ये उनकी सफलता के लिए वो जिम्मेदार नहीं, उनकी काबिलियत जिम्मेदार नहीं है, उनकी सफलता के लिए हमारी बेवकूफी जिम्मेदार है। लेकिन जी, इससे हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। जी, अब धीरे धीरे ओबीसी को भी बड़े मात्रा में समझ में आने लगा है। जी, आज देश में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ साथ माइनॉरिटीज के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। जी, सबको एहसास हो रहा है कि हमारे बदहाली का और नुकसान होने का असल जिम्मेदार कौन है। जी,
निसंदेह आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जितने भी धार्मिक जुलूस निकालती है, जिसमें तलवारें लहराई जाती हैं, उसमें कोई ब्राह्मणों के बच्चे नहीं होते, ठाकुरों के बच्चे नहीं होते, बनियों के बच्चे नहीं होते, नेताओं के बच्चे नहीं होते, अफसरों के बच्चे नहीं होते। उनमें जो बच्चे होते हैं वो, या जितने भी दंगों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बच्चे दंगों में शामिल रहते हैं, वो भी कोई उन जातियों के नहीं होते। उनमें सब में इस्तेमाल एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों का होता है। जी तो ये हमारी गलती है कि हम अपने बच्चों का इस्तेमाल होने दे रहे हैं। जी लेकिन अब जो मूवमेंट पूरे देश में चल रहा है, मेरे जैसे, आप जैसे अनेकों लोग जो रात दिन काम कर रहे हैं, उसका असर अंदर खाने धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी तो इसीलिए मैं पूरे उम्मीद और आशा के साथ कह सकता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की चालाकी ज्यादा चलने वाली नहीं है। जब वो सारे मिलकर पूरी चालाकी करते थे, तब भी उनका मैक्सिमम वोट 39% आया। इसका मतलब 61% तो तब भी उनके खिलाफ था। जी तो अब तो जागरूकता बढ़ रही है, तो उनका 39 से घट के 30 से भी नीचे चला जाएगा। जी और अभी ये बिखरे हुए लोग जब एकजुट हो रहे हैं तो ये बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे बीजेपी का हारना तय है, एनडीए गठबंधन का हारना तय है, इंडिया के जीतने की संभावना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इंडिया के जीतने के बाद भी ये उम्मीद मत करना कि आपको न्याय मिल जाएगा। आपको सामाजिक शक्ति एकजुट करनी पड़ेगी, ताकि इंडिया को जीतने के बाद इंडिया पे भी दबाव बनाया जा सके, ताकि इंडिया से हम अपना अधिकार ले सके। जी। तो हम ये नहीं कर सकते कि जब इंडिया की उतनी बड़ी संख्या में सभी लोग, जो बीजेपी के विरोध के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जब हम उनमें ही एक पार्ट बनकर हमारे समस्याओं को पहले ही सामने रखकर क्यों नहीं जा सकते? एक छोटी सी चीज रहेगी, फिर आपके सवाल पे आऊंगा। जी आपने जो उदयनिधि स्टालिन जी की बात की, जी मैं उनकी पहली बात तो बातों से 100 में से 100% सहमत हूँ। सिर्फ एक करेक्शन उनसे चाहता हूँ। जी सनातन का मतलब पुराना है। जी उनको सनातन की बजाय ब्राह्मण धर्म बोलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा ब्राह्मण धर्म बोलते थे, जी क्योंकि ये है ही ब्राह्मण धर्म। जी इसमें ब्राह्मण अपने आप को सुप्रीम रखे हुए, सबसे ऊपर रखे हुए है। जी अभी ब्राह्मण का समाज का सम्मेलन हुआ मध्य प्रदेश के अंदर। जी उनके एक बड़े गुरु ने वहां कहा कि ब्राह्मण एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जी चारों वेद उसकी शाखाएं हैं, जी संध्या उपासना उसकी जड़ है, जी उसके धार्मिक कर्मकांड उसके पत्ते हैं। जी तो ब्राह्मण को बचा के रखो, वरना ये पत्ते बिखर जाएंगे, शाखाएं टूट जाएंगी। जी इसका मतलब ये होगा कि ब्राह्मण वेद से भी ऊपर है, यानी जी ब्राह्मण ही सारी बीमारी की जड़ है। ब्राह्मण ने ही सारी जाति बनाई, ब्राह्मण ने ही सारी रचना की। जी तो जो उनका कहना था बिल्कुल सही है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ ये छुआछूत, ऊंच नीच जाति, ये इस ब्राह्मणी धर्म की जो बुराइयां हैं, जी इनको दूर करना जरूरी है। ये वास्तव में बिल्कुल डेंगू के समान है, मलेरिया के समान है। इनका अंत होना जरूरी है। वो किसी व्यक्ति का अंत की बात नहीं कर रहे, जी वो उस व्यवस्था का अंत करने की बात कर रहे हैं, जो व्यवस्था हम सबके लिए घातक है। वो जी भारत के लिए भी घातक है, पूरी दुनिया के लिए घातक है। जी समाज में ऊंच नीच, छुआछूत, जाति, इसके लिए स्थान नहीं होना चाहिए। जी तो स्टालिन जी के पुत्र उदयनिधि जी से मैं निवेदन करूंगा, आप सनातन बोलने के बाद ब्राह्मण धर्म बोला करो। जी अब आप अपना अगला सवाल कर सकते तो ब्राह्मण धर्म को एराडिकेट करने की जरूरत है, वो बात पर आप सहमत है? बिल्कुल मैं सहमत हूँ। वो तो बाबा साहेब ने उस वक्त मनुस्मृति जला दी थी जी 1927 में, जी 25 दिसंबर को। और मैंने मंत्री रहते हुए दिल्ली के संसद भवन के सामने मैंने भी जलाई थी, क्योंकि आपने ये, हाँ, क्योंकि ये मनुस्मृति ही सारी बीमारी की जड़ है। जी ये जितनी जल्दी इसको खत्म कर दिया जाए, उतना ही पूरे भारत के लिए अच्छा होगा। तो वो तो लोग कह रहे हैं कि मनुस्मृति बहुत पहले की बात है, अभी कहाँ पे वो अमल में है, क्यों देखिए, पुराने अभी बातों भी को आप वो दोहरा है? इफेक्ट अभी भी काफी हद तक इम्प्लीमेंटेशन में है। सामाजिक व्यवस्था अंदरूनी अभी भी उसके हिसाब से चल रही है। जी आज भी तो हमारे बच्चे को गड़ा छूने पर हत्या हो रही है, आज भी मूछ रखने पे हमारे युवाओं की हत्या हो रही है, आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, आज भी हमारे लोगों की जमीनें छीन ली जाती हैं। जी तो अभी तो व्यवस्था पूरी तरह नहीं बदली है। बाबा साहेब के संघर्ष से, उनके जीवन के बलिदान से, 4 बच्चे और पत्नी के बलिदान से हमें कुछ चीजें मिली हैं। जी लेकिन अभी पूर्ण आजादी और पूर्ण मानवता का दर्जा लेने की लड़ाई तो चल रही है। जी जिस लड़ाई को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शुरू किया था और काफी हद तक सफलता तक पहुंचाया, अभी उसको पूर्ण सफलता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। जी इसी के लिए पूरे देश में जाके हम पूरे इस बहुजन समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं।
जी। अब रहा सवाल 2024 को लेकर। जी 1925 में आरएसएस 2025 तक सारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, ये उनका एक लक्ष्य है, उनकी ओर जा रहे हैं। जब 2014 से लेकर आज तक हम देखेंगे, जो बीजेपी के पॉलिसीज है, उनमें एक सबसे बड़ा घातक पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कम्युनिटी को कैसे नष्ट होता है और उनको वो कैसे बेनिफिट में ले जाता है, हमारे बच्चों को रोजाना एजुकेशन से कैसे दूर किया जा रहा है, उनका षड्यंत्र क्या है? देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई क्यों। जी, इसके आने का कारण ये है कि कई हजार साल तक इस दलित, पिछड़े, आदिवासी को और महिलाओं को जी, इस ब्राह्मणिकल व्यवस्था ने पढ़ने से दूर रखा, जी, संपत्ति से दूर रखा, व्यापार से दूर रखा, मानवता के दर्जे से दूर रखा। लेकिन इनके हजारों साल के वर्चस्व को तोड़कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मनुस्मृति को खत्म करके संविधान ले आए, जी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ले आए जी, और इन बेजुबानों को जुबान दे दी। जी, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया। जी, तो आज गरीब, वो गरीब जो उनके गांव में उनके घर के सामने से चप्पल पहन के नहीं निकल सकता था, जी, जो उनके बगल में नहीं बैठ सकता था, जी, उनके आते ही खाट से खड़ा हो जाया करता था, उनको आगे बैठने के लिए दे देता था, जी, आज वो उनके बगल में बैठता है, अफसर बन के उनके ऊपर भी बैठ जाता है। जी, आज वो जुल्म के खिलाफ बोलता है। जी, ये बोलने की ताकत कहां से आएगी? तो उनको समझ आया ये बोलने की ताकत इन लोगों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो पढ़ने का रास्ता खोला, नौकरी का रास्ता खोला, इससे बोलने की ताकत आई। तो उन्होंने ये षड्यंत्र किया कि इनके पढ़ने के इस रास्ते को बंद कर दो, जरा विस्तार से इनके नौकरी बताएंगे? के रास्ते बंद कर दो। जी, तो इसके लिए इन्होंने अब से 40 साल पहले शुरुआत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो अब ये ओपनली ले आए, जी, लेकिन शुरुआत 40 साल पहले की। जी, 40 साल पहले उन्होंने धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू किए, जी, सरकारी स्कूल कमजोर करने शुरू किए, सरकारी स्कूलों में टीचरों की भर्ती कम कर दी, जहां 100 टीचर होने चाहिए वहां 25 टीचर हैं, जी, पढ़ने का माहौल ही नहीं छोड़ा। जिसके पास भी थोड़ा पैसा, उसको लगता सरकारी में पढ़ के तो बच्चा बनेगा नहीं, कुछ कामयाब नहीं होगा, प्राइवेट में पढ़ाओ। तो प्राइवेट में फीस इतनी ज्यादा है जी, कि देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के 99% लोग उस खर्चे को नहीं उठा सकते। जी, तो इस तरीके से पिछले 40 सालों में वो धीरे धीरे एजुकेशन छीन चुके हैं। जी, और साथ में 12वीं में आके बच्चा जो 10वीं के बाद सोचता था मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे वकील बनना है, मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो उसने उसको जो मेरिट से एडमिशन होते थे नंबर के आधार पर, जी, 12वीं में कितने अंक मिले, उसकी बजाय उन्होंने एंट्रेंस ला दिया। और फिर एंट्रेंस में भी ये कर दिया, आधा पेपर वो आएगा जो आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा, आधा पेपर बाहर से। जी, यानी कि कोचिंग लो, कोचिंग नहीं लोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। पहले कोचिंग और फिर कोचिंग के लिए 3 लाख रुपए खर्च करो, जी, और सफल भी हो गए तो फिर एजुकेशन का, हायर एजुकेशन में जब जाओगे डिग्री करने, उसकी फीस इतनी ज्यादा कि 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए चाहिए एक डिग्री के लिए। जी, तो इस तरीके से उन्होंने पढ़ाई को छीना। जी, और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटीज को कैटेगराइज कर दिया 3 में, A ग्रेड यूनिवर्सिटी, B ग्रेड यूनिवर्सिटी, C ग्रेड यूनिवर्सिटी। A ग्रेड यूनिवर्सिटी में पूरा खर्च पढ़ाई का बच्चे को उठाना पड़ेगा, जी, जो कई लाख रुपए होगा। B ग्रेड यूनिवर्सिटी में 75% खर्चा बच्चे को उठाना होगा, वो भी लाख रुपए से ऊपर होगा। और C ग्रेड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे को भी अपना खर्चा 25% खुद उठाना होगा, जो 25,000 से ऊपर होगा। इसका मतलब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों से इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने पढ़ाई छीन ली, बहुत सातिराना तरीके से, चालाकी से छीन ली। और हमारे नेता इतने बेवकूफ हैं, इतने गूंगे और बहरे और अनपढ़ जैसे लोग हैं, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ाई नहीं, बिना पढ़े पास हो जाने दिया। अरे उसको पढ़ते, पार्लियामेंट में उसका विरोध करते, जी, लेकिन हमारे सांसद SC, ST, OBC के माइनॉरिटी के होने के बावजूद वो एजुकेशन पॉलिसी ने हमारे आने वाले बच्चों की पढ़ाई को छीन लिया, और हमारे सांसद वो गूंगे बहरे बन के बैठे रहे और वो पास हो गया प्रस्ताव। तो जी, इस तरीके से एक तरफ उन्होंने पढ़ाई छीन ली, और दूसरी तरफ जितनी सार्वजनिक उपक्रम की जी, के अंदर हमारे भारत सरकार के उपक्रम थे, उसमें नौकरियां मिल जाया करती, वो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिए, बेच दिए। जी, इंडियन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, बैंक बेच दिया, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी, एयर इंडिया बेच दी, सब कुछ धीरे धीरे बेच दिया। तो वहां नौकरी वैसे खत्म हो गई। तो अब आपकी नौकरी भी गई, पढ़ाई भी गई, तो बचा क्या? जी, इतना पैसा आपके पास है नहीं कि आप व्यापार कर लें।
जी, ऐसे में ईमानदारी से आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सी पार्टियां सत्ता में ऐसी रही हैं जिन्होंने कंपनियां नहीं बनाई, जी, जिन्होंने एक अफर्मेटिव एक्शन को आगे बढ़ाया, और ऐसे कौन है जिन्होंने वो कंपनियां बेच दी, प्राइवेटाइज कर दी जी, और अफर्मेटिव एक्शन खत्म कर दिया, रिजर्वेशन लगभग खत्म कर दिया, या स्कॉलरशिप जिससे बच्चे पढ़ लेते थे, खर्चा निकल जाता था, वो खत्म कर दिया। तो ये अंतर तो हमें करना पड़ेगा, जी, और साथ में ये भी अंतर करना पड़ेगा वो कौन हमारे नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, जो समाज के मुद्दों पे हमेशा वहां लड़ते रहे, और कौन ऐसे जो आंख मीच के वहां चुप बैठे रहे। जी, जब तक हम इस अंतर को नहीं करेंगे और अपने बीच से कैडराइज लोगों को संसद और विधानसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक बाबा साहेब का सपना ट्रू रिप्रेजेंटेटिव वाला पूरा नहीं होगा। इसीलिए जी, 3 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान की उस 1 लाख की रैली में हम एक आह्वान करने वाले हैं, जी, और वो आह्वान, पहली डिमांड हमारी होगी सेपरेट इलेक्टोरल। फिर से वही चाहिए जो बाबा साहब चाहते थे, जो उन्होंने 24 सितंबर 1932 को पूना पैठ के अंदर जो खोया था, जी। जिसका उन्हें अंदेजा था कि इससे हमें कितना नुकसान होने वाला है, आज वो नुकसान सबको दिखने लगा है। लेकिन बाबा साहब ने उसके बाद, जब बाबा साहब को हम देखते हैं 1950 के बाद, जब बाबा साहब को देखते हैं तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करते, वो कुमुलेटिव इलेक्टोरल सिस्टम की बात करते हैं। क्या आज के दिन में नहीं, कुमुलेटिव वो मजबूरी बन गई। जो उन्होंने छोड़ दिया, जो असली लड़ाई थी वो छोड़ी अपने समाज को बचाने के लिए। कहीं हमारे समाज का कत्लेआम ना हो जाए। अगर गांधी जी मर गए भूख से, जी, तो हमारे पूरे समाज का कत्लेआम हो जाएगा। जी, फिर जो मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरल, उसका मैं क्या करूंगा? वो जी, मजबूरी में समाज को जिंदा रखने के लिए उन्होंने उसको त्यागा, लेकिन मन से दुखी थे। जी, 24 सितंबर 1932 को जब पूना पैक्ट किया, उसको सिग्नेचर करते वक्त उनका मन दुखी था, जी, और आज उनका वो डर सच साबित हुआ। ये बाबा साहब को पता था कि अगर हमारे रिजर्व सीट पे लड़ने वाले व्यक्ति को जनरल वाले लोग भी वोट डालेंगे, जी, तो वो जो जीत के जाएगा वो हमारा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा। कल को जिस पार्टी से जाएगा वो उसका गुलाम बन जाएगा। जी, और इस बात पे मुझे याद आती है मान्यवर कांसीराम साहब की किताब चमचा युग, जी, क्योंकि उनका पूरी किताब का जो सोच है वो सीधा जिस्ट में बताता हूं। जो चमचा होता है जी, वो खुद तय नहीं करता है कि कढ़ाई में से कितना सब्जी निकालना है और किसको कितना देना है। जी, उसका इस्तेमाल सब्जी निकालने के लिए किया जाता है, लेकिन किसको देना है, कितना देना, ये वो तय करता है जिसके हाथ में चमचा है। जी, तो फिर चमचा बन के तो कोई फायदा नहीं है। तो बाबा साहब जानते थे ये सब चमचे बन जाएंगे, जी, और जो उम्मीद बाबा साहब करते थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव किस तरीके के होने चाहिए, वो नहीं बन पाए। जी, ये अंदेशा तो बाबा साहब को था। जी, इसी अंदेशे को ध्यान में रख के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस चमचा युग को खत्म करने का एक चैलेंज लिया, और उसके लिए काम भी किया। लेकिन अल्टीमेटली सत्ता के वसीभूत होकर कहीं ना कहीं हम उस रास्ते से भटक गए, जी, जो जिस रास्ते पे कांसीराम साहब बाबा साहब वाले रास्ते पे ले जाना चाहते थे। लेकिन उनके जीवन के अंतिम दिनों में जब वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं रहे, उसके बाद किस तरह वो डिरेल हुआ पूरा आइडियोलॉजी, ये तो सब जानते, किससे छुपा नहीं है। जी, तो उसे वापस उसी आइडियोलॉजी को जो प्योरिटी के साथ बाबा साहब ने जिसको दिया था, जिसको मान्यवर कांसीराम साहब लेके चले थे, उसी आइडियोलॉजी को प्योरिटी के साथ लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी आरएसएस, बीजेपी बाबा साहब और कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है, ये हम बता रहे हैं। लेकिन आज बीजेपी की सरकार ये बता रही है कि बाबा साहब की जो सोच थी उस वक्त, जो हिंदू कोड बिल को लेकर, आज हम वो पूरा कर रहे हैं। वुमेन रिजर्वेशन बिल को हमने पार्लियामेंट में प्रपोजल रखा, लेकिन कहाँ कर रहे हैं वो? इवन दो सोनिया गांधी ने भी कहा कि इसके लिए हम सहमत है। राजीव गांधी का भी वही वही सोच थी, राजीव गांधी की। देखिए, ये उसमें एक वुमेन फर्क है। रिजर्वेशन बिल क्या है एक्चुअली? इसमें एक फर्क है। जो राजीव गांधी वुमेन रिजर्वेशन लाना चाहते थे, उसके बाद की जो यूपीए गवर्नमेंट लेके आई, उसमें वो महिलाओं को 33% रिजर्वेशन देना चाहते थे, लेकिन उस 33% में वो ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को तो देने के हक में नहीं थे। जी, और मोदी जी ने भी यही किया। जी, सारे विपक्षी सांसद चाह रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं को भी पहले तो 50% दिया जाए और उसमें से दिया जाए जी, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी की महिलाओं को। जी, लेकिन ये देने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर तो धोखा हो गया। फिर बाबा साहेब की वो सोच पूरी कहाँ हुई? इट मीन्स आज के वुमेन रिजर्वेशन बिल से आज का वुमेन रिजर्वेशन बिल एक धोखा है, उसमें भी अपर कास्ट पूरा कब्जा करके बैठ जाएगा।
जी जो उनके पुरुष रह जाएंगे उनकी जगह उनकी महिला आ जाएगी, चलनी तो नहीं की है फिर। जी तो असल जो मुद्दा था महिला को उनके अधिकार देना, उनको स्ट्रेंथन करना, वो तो पूरा तब भी नहीं होगा जी क्योंकि उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाएं, उसमें अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाएं, उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जी और एससी को भी केवल एससी में क्यों, जिसकी संख्या 12% है उसके लिए 70% सीटें छोड़ दी आपने। जी 33% में से 70% तो उन्हीं के लिए छूट गई ना, जी तो फिर न्याय कहाँ हुआ? जी इसीलिए इसका विरोध कर रहे हैं हम। अभी रह गई बात, बीजेपी सरकार ये भी कह रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके प्रैक्टिकली पीछे नॉट पॉसिबल। कैसे? इसलिए पॉसिबल नहीं है और ये टेक्निकली बिल्कुल फिजिबल नहीं है। सपोज करो अभी अभी कर्नाटक की सरकार बनी है, जी अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। जी आज अगर वन नेशन वन इलेक्शन करते तो क्या कर्नाटक की सरकार को गिराएंगे? जी जनता ने तो 5 साल के लिए चुना है, तो जनता के बिल का क्या होगा? जी फिर भी 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन करना है, चुनावी खर्च कम करना है, रिसोर्सेज को बचाना है। जी तो अगर आपने वन नेशन वन इलेक्शन करके सारे राज्य की सरकारों का, केंद्र सरकार का चुनाव आज कर लिया, 1 साल बाद कोई सरकार गिर जाए, फिर बाकी के 4 साल क्या होगा? जी तो टेक्निकली कैसे पॉसिबल है वन नेशन वन इलेक्शन? नहीं, इसके चुनाव तो पीछे कराना ही पड़ेगा उनका सरकार गिरने के बाद। षड्यंत्र क्या है एक्चुअली? इनका षड्यंत्र ये है कि पूरे ये एक दलीय प्रणाली चाहते हैं। तो प्रेसिडेंट जो रूल चाहते बहुदलीय प्रणाली जो चल रही है, जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जनता पार्टिसिपेट करती है, जिसमें एससी एसटी ओबीसी के जो राजनीतिक पार्टियां उभर के आई हैं, क्षेत्रीय दल उभर के आए हैं, उनको हिस्सेदारी मिली है, ये सारी हिस्सेदारी को छीन के पूरी पावर एक हाथ में रखना चाहते हैं। जी ठीक है। दूसरी बात, ये धीरे धीरे इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करके एक दलीय प्रणाली लाके राजतंत्र लाना चाहते हैं। नहीं, सैम को स्थापित कर ही दिया यहाँ पे वो तो कह रहे हैं कि इनके कहने का कभी भरोसा मत करना, नहीं ये पार्लियामेंट धोखेबाज है, धोखा करते हैं। 2014 से 12 से 14 तक मोदी जी कितने सारे वादे करते रहे, क्या वो वादा एक भी पूरा हुआ? ये कहते थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे, मिले क्या? नहीं। ये कहते थे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, महिला उत्पीड़न बढ़ गया। जी दलितों के ऊपर उत्पीड़न, उसके आंकड़े हैं, जी है ना, एनसीआरबी के आंकड़े देख लो। यस तो दलित आदिवासी के खिलाफ भी बढ़ गया उत्पीड़न, महिलाओं के खिलाफ भी उत्पीड़न बढ़ गया, रोजगार भी नहीं दिए बल्कि छीन लिए, नोटबंदी लाके देश की अर्थव्यवस्था ठप कर दी, जीएसटी लाके व्यापार ठप कर दिया। सो स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, स्मार्ट सिटी बनी नहीं। 30 रुपए लीटर पेट्रोल देने की बात की थी, वो 100 के करीब पहुंचा दिया। तो जो भी बीजेपी या मोदी जी बोलते हैं एकदम उसके उलट करते हैं। एक तरफ कह रहे हैं महिलाओं को संरक्षण देंगे, महिलाओं को स्ट्रेंथन करेंगे, महिलाओं को हम ताकत देने की बात कर रहे हैं। मणिपुर की महिलाओं के मुद्दे पे मोदी जी तो एक शब्द नहीं बोले। 78 दिन तक चुप्पी साधे रखे। अगर उनमें महिला के प्रति जरा भी सम्मान होता तो अपने पद से त्याग पत्र दे देते, मणिपुर की सरकार को गिरा देते। ऐसे कायल डरपोक प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद लगा रहे हैं आप कि वो अपनी बात पे अटल रहेगा? सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने देश के साथ धोखा किया है क्योंकि उन्होंने देश के लोगों की वोट को चुरा लिया, झूठ बोल के, झूठा आश्वासन देके, और अपने वायदों से पूरी तरह मुकर गए। उनके गृह मंत्री कहते हैं वो तो जुमला था, 15 लाख रुपया। तो फिर ऐसे लोगों पे क्या भरोसा कर रहे हैं आप? और एक बड़ा सवाल है कि इंडिया का नाम हम भारत रखेंगे क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स ने दिया। इंडिया दैट इज भारत, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के गए। उसमें हमें इतना सा भी फेरबदल, कोमा मात्रा पसंद नहीं है, नहीं स्वीकारेगा। देश का एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। और भारत, इंडिया दैट इज भारत तो है ही, उसमें क्या बदल रहे हैं आप? हु आर यू? नहीं, वो कह रहे हैं कि इंडिया ये ब्रिटिशर्स ने दिया, ये क्या ये सच है? और ये किसने दिया? मेक इन इंडिया मोदी ने दिया है। तो तुम दो तो ठीक, दूसरा दे तो गलत। ये क्या बात हुई? क्या इंडिया का नाम ब्रिटिशर्स ने रखा है? इंडिया का नाम ब्रिटिशर्स ने नहीं रखा। इंडिया तो इंडस वैली से शुरू हुआ है, उससे जुड़ा है। और फिर मोदी जी का तो वैसे भी बुद्धि से थोड़े कमजोर हैं। वो तो ये कहते हैं कि घटाओ में जो कोई वो दिखता नहीं है, वो नहीं पकड़ते। आज तो सारा विश्व उनको विश्व गुरु मानने लगा है। कहाँ मानने लगा है? कभी आपने आंकड़े देखे हैं कुपोषण के? भारत में पूरी दुनिया की तुलना में क्या आंकड़े हमारे? हम ही टॉप। कुपोषण के मामले में सबसे पीछे, गरीबी में सबसे बेकार, बेरोजगारी में सबसे बेकार, उत्पीड़न में सबसे ज्यादा बुरा हाल। तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था देख लीजिए, कहाँ से शुरू हुई और आज कहाँ पहुंच गया रुपए का स्तर देख लीजिए। तो विश्व गुरु ऐसे बनेंगे क्या? जहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनको
गुप्तांगों में हाथ लगाया जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, उनकी परेड की जा रही है नंगा करके, और देश के प्रधानमंत्री चुप में बात कर रहे हैं विश्वगुरु होने की। जी ये विश्वगुरु के लायक नहीं। विश्वगुरु, अरे ये जो ब्राह्मण धर्म है ये भारत से पैदा हुआ और भारत में ही खतरे में है। जी ये तो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं बढ़ा, लेकिन भारत से बुद्ध का धर्म निकला जो पूरी दुनिया में फैला। जी तो भारत तो विश्वगुरु बुद्ध के टाइम पे था, सम्राट अशोक के टाइम पे था। जी इनके टाइम आते आते जातिवादी वर्णवादी व्यवस्था के आने से तो हमारा देश दुनिया के सामने स्तर गिर गया है। जी विश्वगुरु कौन है? बुद्ध हैं। जी विश्व धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म है। जी पूरे दुनिया ने स्वीकार किया है। जी इस सच को जितना जल्दी मान लो अच्छा है। जी। चलो, रहा सवाल एक्चुअली आरएसएस, बीजेपी, ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म या सनातन धर्म, ये क्या चाहता है? इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य गोलवलकर जी की जो किताब है बंच ऑफ थॉट, जी और वैसे भी ये हिटलर को फॉलो करते हैं, जी ये नाजीवाद को फॉलो करते हैं, ये फासिज्म को फॉलो करते हैं। ये चाहते हैं देश का पूरा पैसा यहाँ पे कुछ एक चंद लोगों के हाथ यहाँ में आ पे जाए। एक कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है जी। हमको। हिटलर नाजीवाद को आरएसएस फॉलो करता है, तो यहाँ पे हमको एक देखने मिलता है कि जब करकरे का इंसिडेंट हुआ था, ऐसे मुशर्रफ साहब ने एक किताब लिखी थी, हु किल्ड करकरे। उसके बाद उनकी और से किताब आई, इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन आरएसएस, ओपन किताब है, ये अमेज़न पे भी परसों तक आप कभी इसकी भी जांच करवा लीजिए, पुलवामा किसने करवाया। हाँ, तो वो वहां यही पर आते सतपाल हैं, मलिक जी तो स्पीकर थे वहां के, यही उन्होंने क्या पर आते खुलासा हैं। किया। हिटलर यहूदियों के खिलाफ था, और जब आरएसएस यहाँ पे बम फसाद करता है, तो ये नागवंशियों के खिलाफ है, हाँ ये आरएसएस, मूल निवासियों के खिलाफ है। आरएसएस यहाँ पे कहाँ रह गया? आरएसएस यहाँ पे जब बम फसाद करता है तो वो आरएसएस को साथ देने वाली यहूदी की मिलिट्री, इट मींस इजराइल के मिलिट्री ऑफिसर्स ने साथ दिया था। तो आप बता रहे कि हिटलर के नाजीवाद को ये मानते हैं, ये इजराइल के यहूदियों को साथ लेके चल रही है या नाजीवाद को लेके चल रहे हैं? देखिए, इसमें आप कंफ्यूजन एक है। अंतर समझिए, आप वहां नाजीवाद को और यहूदियों के बीच में मत बांटिए। जी आप उस फिलोसफी पे जाइए जिस फिलोसफी पे चल रहे हैं। जी ये पूरी देश की ताकत चंद हाथों में आ जाए, इस देश का मेजोरिटी गरीब बन जाए, उससे पढ़ाई दूर हो जाए, जी और जो गरीब हो जाएगा, मजदूर हो जाएगा, वो गुलाम हो जाएगा। जी फिर राजतंत्र फिर से स्थापित हो जाएगा, फिर से मनुस्मृति का राज आ जाएगा। यही तो ये चाहते हैं। इट मींस अब जो वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज्य बनाएंगे, राम राज्य में ये सब होगा। राम राज्य में तो अंगूठा काटा जाएगा, गर्दन काटी जाएगी। जी, तो हमें तो ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। किस हमें लिए तो काटे अम्बेडकर राज्य जाएगी? किस चाहिए। लिए काटे जाएगी गर्दन? भाई, एकलव्य का अंगूठा क्यों काटा? जी शंभुक ऋषि की हत्या क्यों की? जी सारा प्रकरण पढ़, अगर उसको सच माने जी तो फिर सारा प्रकरण पढ़ लीजिए। जी उस प्रकरण को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वो तो उनकी व्यवस्था के हिसाब से चले। अगर उस तरह का रामराज जाएगा तो फिर SC ST OBC माइनॉरिटी और महिलाओं से पढ़ाई छीन जाएगी, संपत्ति छीन जाएगी, व्यापार छीन जाएगा, मानवता का दर्जा छीन जाएगा। हमें तो नहीं चाहिए। आरएसएस तो कह रहा है कि हम हिंदुओं के रक्षा के लिए, जो यहाँ पे हिंदू खतरे में है, हिंदुओं के सुरक्षा के लिए। हिंदू खतरे में है? किसने कह दिया? आरएसएस तो बता रहा है। अरे एक बात बताइए, 7वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई और भारत में भी मुस्लिम आए। उसके बाद आपको याद होगा गुलाम वंश आया, जी तुगलक वंश आया, जी आया, खिलजी वंश आया, जी लोधी वंश आया, जी मुगल वंश आया। जी किसी का विरोध ब्राह्मण ने नहीं किया। नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने कभी इनकी सामाजिक व्यवस्था जो ऊंच नीच पे आधारित थी, जो वर्ण पे आधारित थी, उसको टच नहीं किया। जी इन्होंने अंग्रेजों का क्यों विरोध किया? क्योंकि अंग्रेजों ने नर बलि, पशु बलि, सती प्रथा ये सब बंद किए, देश में दलितों को पढ़ने का अधिकार दिया, जी उनको वोट का अधिकार दिया, उनको रिप्रेजेंटेशन के अधिकार को स्वीकार किया, तो अंग्रेजों का विरोध किया। जी वरना 1919 से पहले कभी भी पूर्ण आजादी की बात नहीं हुई थी, जी बल्कि उसमें हिस्से की बात हुई थी कि आप रहे राजा आप ही हैं, पर हमें भी सत्ता में भागीदार बनाओ। तब तो इतनी डिमांड थी बस। जी लेकिन जब उन्होंने देश के दलितों को अलग से उनको सीटें देने की बात कर दी, उनको वोटिंग राइट दे दिया, उसके बाद फिर पूर्ण स्वराज और फिर अंग्रेज भारत छोड़ो। जी उससे पहले नहीं किया ना।
नहीं आप षड्यंत्र को समझिए। जी, नहीं यहाँ का षड्यंत्र को नहीं, आपके सवाल का ही जवाब दो। आपने सवाल क्या किया था? हिंदू खतरे में हिंदू है। खतरे में। तो जब मुस्लिमों का राज्य रहा पूरे भारत में इतने सालों तक, हजारों साल, कम जी, से कम 1000 साल, मेरे ख्याल से 1200 साल रहा होगा कम से कम। 1200 तो उस 1200 साल में हिंदू खतरे में नहीं था। 800 और अब साल। देश के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में सारे जज इनके, जी सेक्रेटरीट पूरा सेक्रेटरी इनके, जी, सारे संसाधनों के मालिक ये, सारा व्यापार इनके पास, सत्ता इनके पास। आज हिंदू खतरे में कैसे है? जब सत्ता उनके पास थी मुसलमानों के, तब खतरे में नहीं था हिंदू। आज जब सत्ता, संसाधन, सब कुछ इनके पास है, तो हिंदू खतरे में कैसे हो गया? एक्चुअली हिंदू खतरे में नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आगे बढ़ना, ये इनको चुभ रहा है। जी। इसलिए हिंदू खतरे के नाम पर बेवकूफ पूरे देश का ये लोग बना रहे हैं। लेकिन एससी एसटी समाज तो वो नहीं समझ रहा है ना, वो समझ रहा है कि जैसे आरएसएस बता रहा है कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के लक्ष्य के लिए, वो ये हिंदुओं के जानते हैं, जी एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बनाना आसान है। जी वो धर्म का जो अफीम पिलाते हैं हमारे लोगों को जी और उनकी सोच पे ताला लगा देते हैं। जी इसीलिए हमारी मेहनत ज्यादा लग रही है, इसीलिए हम पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, ताकि अपने लोगों को जगा सके कि तुम्हें ये धर्म का नशा किसने खिलाया और इससे किसको नुकसान है। जी और इसी से वो घबरा रहे हैं कि ये जैसे जैसे जागने लगा है एससी, एसटी, ओबीसी का आदमी, जी वैसे वैसे उनको अपने हाथ से सत्ता छीनती नजर आ रही है। जी तभी वो हिंदू खतरे में बता रहा है। जी। अब रहा सवाल आरएसएस बीजेपी का, वो कह रहे हैं कि सत्ता में फिर से हम आएंगे, 2050 तक बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। आप कह रहे हैं कि 2024 जब आदमी को लगता है वो कमजोर हो रहा है, उसके कार्यकर्ता का मनोबल गिर रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए इस तरह के झूठ बोला जाता है। हम ही आ रहे हैं अगली बार भी। अरे आ रहे हो तो इतना शोर क्यों बजा रहे हो? घबरा क्यों रहे हो? तुम्हारी तो आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। जी तुम्हारा तो जो खड़े होने में, बोलने में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा। इसका मतलब तुम्हें पता है तुम हार रहे हो। यहाँ का ओबीसी समाज, यहाँ का अंबेडकर राइट, यहाँ का मार्क्सवाद, यहाँ के बहुजन समाज क्या 2024 में आरएसएस बीजेपी को आने से रोक पाएगा? देखिए, रोक इसलिए पाएगा क्योंकि अभी जो सत्ता में है जी एनडीए ओब्लिक भाजपा, वो इसलिए क्योंकि अति दलित, अति पिछड़ा जी और आदिवासी ने आधे से ज्यादा वोट उनको दिया है। जी तब जाके उनका वोट 39% तक मैक्सिमम पड़ा है। जी अब उसमें से 25% भी कम होते ही उनका वोट तो 30% से नीचे चला जाएगा। जाएगा, फिर कैसे जीतेगा? नहीं जीतेगा। बस क्लियर है एकदम। जी, मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया है। मिल गया। ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమో బుద్ధాయ, జై భీమ్, జై భారత్. జై భీమ్. చూశారుగా ఫ్రెండ్స్, ఢిల్లీలో సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ గా ఉండి బాబాసాహెబ్ లక్ష్యాల కొరకు తన మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడంతో పాటు ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ కంటే కూడా అత్యధిక మెజారిటీతో అక్కడ రూపాయి పంచకుండా, పబ్లిక్ కి ఏ ప్రలోభాలకు లోను చేయకుండా, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఏ మత్తు పానీయాలు ఇవ్వకుండా పబ్లిక్ యొక్క బలంతో ఇప్పటి వరకు ఢిల్లీలో రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ గారి యొక్క రికార్డ్ ని ఎవరు బ్రేక్ చేయలేరు. 2 సార్లు వాళ్ళు అక్కడ నుండి ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. 2 సార్లు కూడా కేజ్రీవాల్ కంటే కూడా అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిచారు. రాజేంద్ర పాల్ గౌతమ్ గారు ఈ దేశవ్యాప్తంగా అంబేద్కర్ ఇండియా మిషన్ ను స్థాపించడంతో పాటు 2024లో ఖచ్చితంగా బీజేపీని మేము ఓడిస్తాము, బీజేపీని ఆపుతామని ఒక ఛాలెంజ్ విసురుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.